अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में फंसती जा रही है। पहले शहबाज शरीफ के खानदान को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात में गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ा और अब नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज भी मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात की जद में आ चुकी हैं। मरियम नवाज को चौधरी शुगर मिल्स केस में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात पर कल कोट लखपत जेल से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अपने वालिद नवाज शरीफ से मिलने जेल में मौजूद थी। मरियम नवाज के चचाजाद भाई यूसुफ अब्बास को भी इसी केस में कल नैब ने गिरफ्तार कर लिया है और आज मरियम नवाज को 12 रोजा रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया है। आज सुबह मरियम नवाज लाहौर के एहतसाब अदालत के जज नईम अरशद मलिक के सामने पेश हुई। समाअत के दौरान नैब ने मरियम नवाज के 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि नैब चौधरी शुगर मिल्स में पैसे ट्रांसफर होने के मामले की तफ्तीश कर रहा है। इब्तदाई तौर पर मरियम नवाज के चौधरी शुगर मिल्स में सिर्फ 8 लाख रुपए के शेयर्स थे जो 2008 में बढ़कर 40 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। नैब के मुताबिक मरियम नवाज के अकाउंट में मशकूक ट्रांजैक्शंस हुई। जब मरियम नवाज से यह सवाल पूछा गया कि अकाउंट में रकम कहां से आई और गैर मुल्की सरमायाकारों से उनका क्या ताल्लुक है, तो उन्होंने इस बात का जवाब देने से इनकार कर दिया। नैब ने अदालत को बताया कि मरियम नवाज ने 2008 में जो शेयर्स खरीदे थे वो 2015 में अपने वालिद नवाज शरीफ को मुंतकिल किए। नैब ने यह मौक़िफ़ भी अपनाया है कि मरियम नवाज से इन सवालों के जवाब जानने के लिए उन्हें गिरफ्तारी से पहले 2 बार तलब किया गया, मगर मरियम नवाज हाजिरी से इनकार करती रही। समाअत के दौरान मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज ने अदालत को बताया कि पैनामा JIT ने चौधरी शुगर मिल्स को नवाज शरीफ की बेनामी कंपनी बताया था, मगर अब इसे मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास से जोड़ा जा रहा है। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने मरियम नवाज को 12 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले करते हुए 21 अगस्त को दोबारा एहतसाब अदालत के सामने पेश होने का हुक्म दिया है। याद रहे, मरियम नवाज चौधरी शुगर मिल्स केस में आखिरी बार 31 जुलाई को अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए पेश हुई थी। कल जब नैब ने उन्हें तलब किया तो मरियम नवाज ने नैब से पेशगी के लिए मजीद मोहलत की दरख्वास्त करते हुए कहा कि अपने तहरीरी बयान में वो कह चुकी है कि 2016 से चौधरी शुगर मिल्स की वो शेयर होल्डर नहीं है, इसलिए उन्हें पुराना रिकॉर्ड तलाश करने के लिए वक्त दरकार होगा ताकि इस हवाले से तफसीली और हकायक पर मबनी जवाब जमा करा सकें। 2 रोज पहले वजीर आजम के मामले खसूसी बराए एहतसाब शहजाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाया था कि शरीफ खानदान ने चौधरी शुगर मिल्स को मनी लॉन्ड्रिंग और शेयर्स की गैर कानूनी मुंतकली के लिए इस्तेमाल किया। 2008 में चौधरी शुगर मिल्स के शेयर्स मरियम नवाज को मुंतकिल किए गए, जिन्होंने 2010 में 70 लाख शेयर्स यूसुफ अब्बास को मुंतकिल कर दिए थे। सईद सैफ बिन जब्बार अल सवेदी और दूसरे शेख ज़काउद्दीन, इनको 7 मिलियन और 2 मिलियन शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं और शेयर होल्डिंग बढ़ा दी जाती है। उसके बाद 2008 में ये शेयर आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है मरियम नवाज को, जो कैलबरी क्वीन मशहूर हैं इस काम के लिए। अच्छा, अब उसके बाद कोई मनी ट्रांसफ़र नहीं है, कोई पेमेंट नहीं की जाती। मरियम नवाज के डिक्लेयर्ड एहसासों में से वैसे उन्होंने बड़ा मशहूर एक इंटरव्यू दिया था, मेरा पाकिस्तान तो क्या, इससे बाहर भी कोई एहसास नहीं, लेकिन ये मैं आपको 2008 में बता रहा हूँ कि उन्हें ये सारे 7 मिलियन से ज़ायद शेयर जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं सवेदी साहब से। शहजाद अकबर बता रहे हैं कि किस तरीके से मरियम नवाज और उनके कज़न यूसुफ अब्बास के अकाउंट्स में मशकूक ट्रांजैक्शंस हुई और कैसे चौधरी शुगर मिल्स के शेयर्स को मुख्तलिफ शख्सियात के नाम पर बार बार ट्रांसफ़र किया गया। नैब की तहकीकात के मुताबिक 2001 और 2008 के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारों ने मुबैना तौर पर चौधरी शुगर मिल्स में भारी सरमायाकारी की। कंपनी रिकॉर्ड के मुताबिक सरमायाकारी करने वालों में UAE की कारोबारी शख्सियत नासिर लूथा भी चौधरी शुगर मिल्स के मेजर शेयर होल्डर रहे, मगर नैब की तहकीकात से पता चलता है कि मजिस्ट्रेट को दिए गए नासिर लूथा के बयान के मुताबिक वो कभी चौधरी शुगर मिल्स के शेयर होल्डर नहीं रहे। नैब को शक है कि जो पैसे इस कंपनी में लगाए गए वो शरीफ खानदान के अपने पैसे थे जो गैर मुल्की सरमायाकारों के नाम पर इन्वेस्ट किए गए। नैब की तहकीकात के मुताबिक 2008 में 2 गैर मुल्की सरमायाकारों ने बगैर कोई रकम हासिल किए मिल्स के शेयर्स मरियम नवाज को मुंतकिल किए, जिसके बाद मरियम नवाज ने ये शेयर्स अपने कज़न यूसुफ अब्बास को तोहफे में दे दिए और फिर बाद में यही शेयर्स हुसैन नवाज और नवाज शरीफ को भी मुंतकिल किए गए। और अब इन तहकीकात के लिए मरियम नवाज से सवालात पूछे जा रहे हैं कि इन 2 सरमायाकारों से मरियम नवाज का क्या ताल्लुक है जिन्होंने 2008 में मरियम नवाज को शेयर्स मुंतकिल किए। इस पूरे केस में नासिर लूथा के किरदार को भी शक की निगाह से देखा जा रहा है, जिन्होंने चौधरी शुगर मिल्स में शेयर होल्डर्स होने के मामले से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुकी का ऐलान किया है। दिलचस्प बात यह है कि जो नासिर लूथा इस केस में मजिस्ट्रेट को अपना बयान बतौर गवाह रिकॉर्ड करवा चुके हैं, ये वही नासिर लूथा है जिनका नाम बतौर मुल्जिम जाली अकाउंट्स केस में सामने आया था, जिस केस में वो अब वादा माफ चुके हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या फर्जी
गैर मुल्की सरमायाकारी दिखाकर चौधरी शुगर मिल्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है PMLN के सीनियर रहनुमा और सिंध के साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। पहले शहबाज शरीफ साहब के खानदान पे ये इल्जाम लगा कि उन्होंने जो जाली टीटीज मंगवाई है, मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम उन पे लगा। अब यही इल्जाम लग रहा है मरियम नवाज साहिबा पे और उनके जो कजन है यूसुफ अब्बास उन पर कि उन्होंने चौधरी शुगर मिल्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये इल्जामात हुकूमत की तरफ से भी लगे हैं और वो कहते हैं कि नैब की तहकीकात भी यही साबित कर रही है। एक तो साबित नहीं कर रही, मेरा ख्याल है शहजाद आपको भी चॉइस ऑफ वर्ड्स का ख्याल करना चाहिए। आपने एक दफ़ा भी ये नहीं यूज़ किया अलेजिडली, जो आपको करना चाहिए। जुबैर साहब दोबारा आप जब रिपीट में ये प्रोग्राम देखेंगे, जो पहला जुमला था वो ही यही था कि मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग। जी ओके सो आई मस्ट हैव मिस्ड इट, सॉरी। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ ये पहले मीडिया पर आता है और फिर कोर्ट कचहरी में जाता है। ये पहला मुल्क है दुनिया में। वो जंगल लॉ होता था, बहुत से अफ्रीकी मुल्क थे, एशियाई मुल्क थे जहाँ जंगल लॉ, इजिप्ट है जिस तरह वहाँ जंगल लॉ है, वहाँ ज़रूर होता होगा आई एम श्योर। लेकिन ये कोर्ट कचहरी के जो मामलात हैं पहले मीडिया पर आते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सी चीज़ें हैं उसको इस तरह से सेंसेशनलाइज करके बताया जाता है जैसे ये एक यूनिक फिनोमेना पूरे पाकिस्तान में आज तक नहीं हुआ। ना हम कभी लॉज को देखते हैं कि जी लॉज क्या कहते हैं, पाकिस्तान के कानून क्या कहता है। मिसाल के तौर पर मैं तो उसमें डिटेल्स में जा ही नहीं रहा। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का एक कानून है जो 1991 में, उसको कहते हैं जी वो तो नवाज शरीफ ने खुद बनाया था, पर नवाज शरीफ के बाद 10 हुक्मरान आ चुके हैं और आज के हुक्मरान भी बैठे हैं, वो वही कानून है। मुशर्रफ साहब भी आए, सब आए, उन्होंने वो कानून, और वो कानून क्या है कि अगर बाहर से रेमिटेंस आए तो मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। दिस इज ट्रू फॉर 20 करोड़ पाकिस्तानीज, व्हाई इज इट नॉट ट्रू फॉर मरियम नवाज शरीफ? तो कम से कम हम अपने लॉज को उन नज़र से तो देख लें जब हम इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करते हैं। फिर ना हम वो लिमिटेशन एक्ट का देखते हैं कि जी ये कब की बात हो रही है। साहब ये कानून तो है कि जो पैसा रेमिटेंस के जरिए आया है उस पर पूछताछ नहीं होगी, लेकिन अगर ये साबित होता है कि जिस शख्स ने रेमिटेंस भेजी वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो फेक आईडी पे थी, तो फिर मामला बिगड़ जाता है, फिर मामला अलग तरीके से देखा जाएगा। शहजाद नहीं बिगड़ता, बिल्कुल नहीं बिगड़ता, बिल्कुल नहीं बिगड़ता। मेरी बात सुन ले, 2016 का आप कह रहे हैं कि उन्होंने छोड़ दिया था अपनी शेयर होल्डिंग। एक बिजनेस हाउस, चाहे वो आरिफ हबीब है, चाहे मंशा है, चाहे AKD है, चाहे जितने बड़े बड़े हैं, टब्बा ग्रुप है, अगर आप उनको कहेंगे ना कि 2016 जो वो छोड़ चुके हैं और उनको कहें कि 10 दिन में सारी चीज़ें का जवाब दे दें, एक बिजनेस ग्रुप नहीं जवाब दे सकता। हाउ इज इट पॉसिबल? उनके पास कौन सा रिकॉर्ड है जिसके बेसिस पर? और आपने खुद ये कहा कि उनकी लास्ट अपीयरेंस थी 31 जुलाई। आपने ऐसे कहा कि 31 जुलाई थी कि 31 जुलाई 2016 लास्ट अपीयरेंस थी, 31 जुलाई 2019 लास्ट अपीयरेंस थी। एक सेकंड क्लैरिफाई कर देगा, एक सेकंड क्लैरिफाई ये कीजिएगा। कल मरियम औरंगजेब साहिबा जो कि तर्जुमान है ऑफिशियल आपकी जमात की, कल शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम पे मौजूद थी। उन्होंने कहा हमने तमाम सवालात के जवाब तैयार कर लिए थे और 3 बजे हमारा इरादा था कि नैब में जाके वो सवालात के जवाब जमा करवाएंगे। तो आपकी और जो मरियम नवाज साहिबा ने कल खत में लिखा था कि हमें मजीद वक्त चाहिए मुझे तफसीलात निकालने के लिए, वो दुरुस्त मौकिफ है? या मरियम औरंगजेब साहिबा जो कह रही थी कि हमने मुकम्मल जवाबात तैयार कर लिए थे? दोनों दुरुस्त हैं, दोनों दुरुस्त हैं। तो फिर टाइम तो काफी था ना इसका मतलब, अगर जवाब तैयार कर लिए तो टाइम काफी था इसका मतलब। नो आप जिरा करते हैं बिल्कुल। मुझे तो आज मैं तो समझने की कोशिश कर रहा हूं, लग रहा था जुबैर साहब, मैं तो समझने की कोशिश कर रहा हूं। जिरा पे तो मैं आया नहीं हूं। उसके बाद टाइम दिया करें ना। जी सर जी टाइम तो दिया करें ना। जी बात ये है कि दोनों मौक़िफ़ सही हैं। एक तो ये है कि 3 बजे, अब तो नोशनल बात हो गई ना कि 3 बजे अगर वो जाके दोबारा वही चीज़ रिपीट करती जो उन्होंने पहले कहा था, तो इज़ इट पॉसिबल और नॉट? और दूसरी बात ये है कि आपका अरेस्ट करना उस वक्त जायज़ बनता था कि अगर 3 बज चुके होते और वो ना आती। एक तो पहले मैं आई एम नॉट इवन इन फेवर ऑफ एन अरेस्ट इन दिस केस। ये बिल्कुल अरेस्ट, ये जो पाकिस्तान में एक तो है ना काला कानून, नैब है काला कानून, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट जब कहते हैं ना कि नैब चेयरमैन का डिस्क्रिशन है
कि किसी भी स्टेज पर वो अरेस्ट ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिशन हैज टू बी जस्टिफाइड, डिस्क्रिशन कैन नॉट बी यूज्ड कि वो एक तो अरेस्ट करने का करता हूं कि इसको रिविजिट करने की जरूरत है। मैं मुकम्मल इत्तेफाक करता हूं दुनिया भर में इसको डिफाइन करने की जरूरत है कि किसी स्टेज पर भी आप किसी इंक्वायरी स्टेज पे उठा लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, ये पावर्स जो दिए हुए हैं उसको रिविजिट करने की जरूरत है। जस्टिफाइड, ठीक है सर सुन लें, डिस्क्रिशन जिस तरह कुछ प्राइम मिनिस्टर के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स का मतलब ये नहीं होता कि वो एट विम एंड विदाउट एक्सप्लेनेशन यूज करें। ही हैज टू जस्टिफाई कि उन्होंने मरियम को इसलिए अरेस्ट किया था कि शी वाज नॉट कोऑपरेटिंग और उनको भागने का चांस था, उनको शी वाज नॉट एक्सेसिबल। ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। आप देखें, बात ये, हम पाकिस्तान को एक फॉर्मर सोवियत यूनियन भी बना सकते हैं और एक अच्छी फलाई मुमलिकत भी बना सकते हैं। कभी सोवियत यूनियन में ये नहीं कहा था कि वो ज्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं, लेकिन के बारे में ज्यादती होती थी और जो आज के पाकिस्तान में हो रही है। जो तफसीलात आपके पास इस केस से मुतल्लिक उस पर रोशनी डालें, क्योंकि एक तरफ तो मैंने आपको बता दिया कि एसिड रिकवरी यूनिट जो हेड कर रहे हैं शहजाद अकबर साहब, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और वो ये कहते हैं कि नैब के पास उनका तो ये काम ही नहीं है। उनका नैब से क्या ताल्लुक है? पहले तो मुझे ये बता देना। नो, दिस इज अ फंडामेंटल क्वेश्चन। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन शहजाद अकबर एंड नैब? मुझे आप बता दें, क्या लीगल रिलेशनशिप है जिसके तहत शहजाद अकबर साहब केस लेके आते हैं मीडिया में और फिर उसको नैब उठाते हैं? मुझे आप लीगल रिलेशनशिप बताते हैं। एक तो ये कि इस बात का जवाब शहजाद अकबर साहब ही दे सकते हैं। He has no relationship. सर, अब सुन लीजिए, He has no authority. सुन लीजिए सर, एक तो शहजाद अकबर साहब को चाहिए कि वो इस बात का जवाब दें जो कि वो कल प्रोग्राम में दे चुके हैं। उन्होंने ये कहा कि सुन लीजिए, मैं तो शहजाद अकबर के पास, शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, शहजाद अकबर ने कहा, शहजाद अकबर का तो कोई राइट ही नहीं है। शहजाद अकबर का, शहजाद अकबर हैज नो बेसिस। यू शुड कंडेम शहजाद अकबर कि वो शहजाद अकबर साहब से ये सवाल हुआ था, ये उनका शहजाद अकबर साहब से ये सवाल हुआ था। शहजाद अकबर साहब ने कहा कि क्यों नैब ने हमसे मांगा था, हम क्योंकि गवर्नमेंट का इदारा है, नैब ने हमसे कहा था तो हमारा ये काम था कि हम उनको ये चीजें प्रोवाइड करते, तो हमने तहकीकात की। अब ये जवाब आपको सेटिस्फाई करता है नहीं करता, वो कल ऐसा वैसे शहजाद अकबर साहब का ये मौके नहीं कर, आपको भी नहीं करेगा, आपको भी नहीं करेगा। FIA से मांग सकता है नैब जी, और किसी इदारे से मांग सकता है, बिल्कुल मांग सकता है नैब, हुकूमत के किसी इदारे से मांग सकता है, बिल्कुल मांग सकता है। अब मुझे जरा जुबैर साहब, क्योंकि इदारे का काम नहीं है कि वो रोज आके पर्चे हिलाना शुरू कर दें। अब जुबैर साहब, आप क्योंकि जानते हैं ये कंपनीज के मामलात क्या होते हैं और आपको शायद इस केस का भी थोड़ा बहुत इल्म हो, दो तीन चीजें आप मुझे बताइए। एक तो ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये दिखाया गया कि इस कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है, नासिर लूथा इज वन ऑफ द इन्वेस्टर्स, लेकिन वो कह रहे हैं कि नासिर लूथा ने तो अपना बयान मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड करवा दिया है, हल्फ दिया है कि मैंने इस कंपनी में आज तक इन्वेस्टमेंट नहीं की, अगर कोई मेरी शेयर होल्डिंग है तो वो उनके बताए बगैर है। ये इल्जाम जो अब लगाया जा रहा है, या नैब कहती है कि हमारी तहकीकात ये साबित करती है, क्या ये दुरुस्त है? अच्छा, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। मैं पाकिस्तान के लीगल सिस्टम के हिसाब से जवाब दूंगा, ना नासिर लूठा के हिसाब से, ना नैब, ना शहजाद अकबर। पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि शहजाद इकबाल या मोहम्मद ज़ुबैर या XYZ के नाम पर अगर बाहर से पैसे आएँ तो उसको कोई जस्टिफिकेशन नहीं देनी, ये नहीं बताना कि ये कहाँ से आया है, ये नहीं बताना कि उस पर टैक्स देना है। ये पाकिस्तान का कानून है, पाकिस्तान का कानून है ना। आप इसकी कभी जिक्र करते हैं, आप एक ले आए जी, और 2008 में हुआ था नासिर लूटा, 2008 का रिकॉर्ड, जबकि वो शेयर होल्डिंग अभी है भी नहीं उनके पास। कोई एक मुझे बता दें फोरम पाकिस्तान में, कोई एक बिजनेस ग्रुप बता दें जो 2008 का बैठ के जवाब दे सके। बाय द वे, ही और शी इज नॉट इवन रिक्वायर्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन अंडर द पाकिस्तानी लॉ। हर चीज पाकिस्तानी, हम ये नहीं कहते कि हम प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं नवाज शरीफ या उनकी फैमिली प्राइम मिनिस्टर की फैमिली थी तो हमें स्पेशल प्रोटेक्शन होनी, लेकिन ये तो होना चाहिए कि जो कानून हर पाकिस्तानी पर लगता है वो उन पर लगे। तो जुबैर साहब, आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं आपकी बात जरा रिपीट करूं कि आप जो कहना चाह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि शायद नासिर लूथा का अगर उनका मौकिफ दुरुस्त भी है कि उन्होंने कभी इन्वेस्टमेंट की नहीं है, लेकिन यहां पर शरीफ खानदान ने ये दिखाया कि ये शख्स ने इन्वेस्टमेंट की थी, तब भी उनसे नहीं पूछा जा सकता कि आपने क्या फर्जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट दिखाई है। जा ही नहीं रहा, मैं कानून समझने की कोशिश कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि तब भी फर्जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट में सवाल नहीं किया जा सकता। मैं शहजाद इकबाल, वी हैव कम डाउन टू अ जंगल लॉ जिसमें हम फंडामेंटल ड्यू प्रोसेस नहीं डिस्कस करते। हम पहले डिटर्मिन करते हैं कि खराब आदमी अगर है और फिर केस को लेके चलते हैं।
जो जुडिशियल सिस्टम अच्छे होते हैं उसमें ड्यू प्रोसेस होता है। उसमें ड्यू प्रोसेस में पहले ये नासिर लोटा आता ही नहीं है। पहले ये आता है कि कानून क्या कहता है, क्या ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ था उस केस में या नहीं हुआ था, क्या उनके केस में जो पैसे बाहर से आए थे और जो उन्होंने रिफ्लेक्शन की थी क्या वो कानून के हिसाब से की थी या नहीं की थी, क्या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है SCCP और FPR उन्होंने रिव्यू करके उसको क्लियर किया या नहीं किया। हम कुछ भी नहीं देखते हैं। क्यों मेरे लिए कानून डिफरेंट हो और एक और बिजनेसमैन के लिए डिफरेंट हो, मुझे ये बताते हैं आप। वी हैव टू डिस्कस द ड्यू प्रोसेस। सॉरी, हम पनामा की तरह उस चीज में सकअप नहीं होते चले जाएंगे कि जी अच्छा वो उसके बाद ये था, वो नासिर लोटा ये था। मैं उसमें गया भी नहीं हूं बाय द वे अभी तक। मैं तो फंडामेंटल क्वेश्चंस रेज कर रहा हूं, क्या ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है मरियम नवाज शरीफ के केस में, और क्या ये जो अभी एकदम से जो रैलीज हुई हैं पूरे पंजाब में जिसमें एक पॉलिटिकल अवेकनिंग हुई है, जिसकी वजह से पूरा पंजाब उठ खड़ा होने का चांस था, जिसकी वजह से इमरान खान की टांगे कांपना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने 15 अगस्त को आज़ाद कश्मीर में जाके कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगा के रैली करनी थी, इसलिए अरेस्ट किया, इसलिए अरेस्ट नहीं किया। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो जितने भी कंट्रीज थी ना, चाहे वो कम्युनिस्ट कंट्रीज थी, वो भी ये नहीं कहती थी कि जी हमारे यहाँ कोई गैर कानूनी काम होता है। इजिप्ट के सीसी के इजिप्ट में भी नहीं ये कहा जाता। जुबैर साहब, आपको लगता है, आपकी जमात को लगता है कि मरियम नवाज क्योंकि जलसे कर रही थी, बड़े जलसे कर रही थी, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया? ठीक है, आपका मौकिफ हो सकता है। हुकूमत कहती है नहीं, हमने इसलिए नहीं किया गया, तो इसीलिए अब केस के मेरिट पे भी बात हो जाए ना कि मेरिट क्या जस्टिफाई करते थे या नहीं करते थे। इसीलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि अगर मुझे एक सवाल का जवाब दे दें जुबैर साहब, क्योंकि आपने इस कानून पे बात की है। अगर ये बात सुन लीजिए ना, सवाल तो सुन लीजिए कि अगर ये बात साबित होती है, 1 बजे कौन सा राइट था नैब को अरेस्ट करने का जेल के अंदर से? वो कहीं भाग के जा रही थी? सवाल तो आपको ये उठाने चाहिए। ड्यू प्रोसेस जो होता है ना, वो सबसे पहले डिस्कस होता है। ये जो चीजें होती है ना, जो मीडिया पर आप ट्रायल शुरू कर देते हैं, व्हाई आर यू नॉट क्वेश्चनिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ अ सिटीजन वेदर शी इज मरियम नवाज शरीफ और एनीवन एल्स? कानून पर और जो नैब के पास लामहदूद इख्तियारात है सर, उस पे एक नहीं कई मर्तबा बात हो चुकी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप यहाँ पे बैठ के आप यहाँ पे बैठ के अगर मुझसे केस के मेरिट पे बात करेंगे और आपके आर्गुमेंट बड़े स्ट्रांग होंगे कि केस का मेरिट बनता ही नहीं था, सुन तो लीजिए ना सर, सुन तो लीजिए। यहाँ बैठ के नहीं होगा। आप ठीक है, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। आप फैसला अदालत ने करना है ना, बुखारी का डिस्कस किया, बुलाएं किसी फैसला तो अदालत ने करना है। लेकिन अगर मैं आपसे मेरिट पे सवाल करूंगा और मेरिट पे आप बात नहीं करेंगे तो फिर तो पता ही नहीं चलेगा ना आवाम को कि केस की मेरिट क्या है। ये डिस्कस करूंगा। यू कांट जस्ट पुट ऑल द eggs in her basket and then say कि जी कोई नहीं डाल रहा, डिस्कस करता, कोई नहीं डाल रहा, आपसे सिर्फ सवाल जहांगीर तरीन का करता है, इमरान खान का करता है, हलीमा खान का आपने किसी दफा डिस्कस किया? हमारे लिए सारे केसेस हैं। आप ये चाहेंगे कि मरियम नवाज साहिबा जब गिरफ्तार हो तो मैं जहांगीर खान तरीन का केस डिस्कस करूं या मरियम नवाज साहिबा का केस डिस्कस करूं? अब यहाँ पे मैं आपको मौका दे रहा हूं कि आपके पास जो तफसीलात है केस की वो बताएं ताकि आवाम को पता चल जाए मेरिट क्या है। मैं थोड़ी आपसे कह रहा हूं कि मरियम नवाज कन्विक्टेड है या उन्होंने जुर्म किया है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि इस केस के मेरिट के बारे में आपको जो पता है उस पर सवाल कर रहा हूं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। मेरिट पहले हाँ या ना, मैंने तो आपको पाकिस्तानी लॉ बताया। सही है, अब उस लॉ पे अगर आप मुझे सवाल करने की इजाजत दीजिए, तो आप ये कहें कि मैंने पाकिस्तानी लॉ ही गलत कोट किया। अब मुझे आप एक सेकंड जी राइट ऑफ एडमिसिबिलिटी, चैलेंजिंग द मेंटेनेबिलिटी, ये सारे ड्यू प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि अगर कोई ये कहता है कि मैं चैलेंज कर रहा हूं मेंटेनेबिलिटी को तो इसका मतलब ये है कि मेरा केस वीक है। नहीं, आप बिल्कुल कीजिए, आप बिल्कुल कीजिए सर, आप बिल्कुल कीजिए, टीवी पे भी कीजिए, राइट फोरम पे भी कीजिए, पीटीआई में बैठ के। लेकिन जब आप ये सवाल करते हैं, और ये सवाल हमने भी शहजाद अकबर से किया है कि रेमिटेंसेस पे तो सवाल नहीं हो सकता, तो हुकूमत का इसमें बड़ा वाज़ेह मौकिफ है कि अगर हमें यह पता चले कि ये फर्जी रेमिटेंस थी, किसी ऐसे शख्स के नाम पे भेजी गई जो एग्जिस्ट नहीं करता, जो मर चुका है, तो फिर हम सवाल उठा सकते हैं, फिर उसकी तहकीकात हो सकती है। क्या ये बात गलत है आपके ख्याल में? अच्छा, कौन से कानून के तहत उठा सकते हैं? कौन से कानून के तहत उठा सकते हैं? पाकिस्तानी लॉ 1991 से 2018 तक आज तक ये सवाल किसी के लिए उठाया गया जो मरियम नवाज शरीफ के लिए उठाया गया कि अगर हम समझे कि ये फर्जी है, मुझे बता दें 1991 से लेकर 2018 तक मुझे एक केस बता दें कि इसके रेमिटेंस, लाखों करोड़ों रेमिटेंसेस आए हैं, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स आए पाकिस्तान में। एक केस बता दें जिसमें यह कहा गया हो कि जी ये 2002 में आया था या 2016 में आया था या 1998 में आया था और ये हमें लगता है कि फर्जी था। लॉ कवरेज ये देता है, आप कह रहे हैं कि फर्जी था।
भाई लॉ तो कवरेज ही ये देता है। दूसरा इसमें जो अहम नुकता है जुबैर साहब, इसकी कर रहे हैं कि कौन था। सही है, तो आप कह रहे हैं कि चाहे फर्जी हो, चाहे वो बंदा मर चुका हो, एग्जिस्ट ना करता हो, तब भी वो रेमिटेंसेस भेजे तो उसमें पाकिस्तान कानून के मुताबिक, पाकिस्तान कानून के मुताबिक, सर पाकिस्तान, सुन तो लीजिए ना, पूरा जुमला उन्हें नहीं देते ना, मैं यही कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक सवाल नहीं हो सकता, मैं यही कह रहा हूँ। अब मुझे एक बताइए कि जो दूसरी बात कल शहजाद अकबर साहब ने की, और उन्होंने पूरा एक चार्ट दिखाया जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो कंपनी के 11 मिलियन शेयर्स थे, ये पहले 2008 में मरियम नवाज के पास आते हैं, फिर यूसुफ अब्बास के पास जाते हैं, फिर नासिर लूथा के पास जाते हैं, फिर ये जाते हैं नवाज शरीफ के पास, फिर हुसैन नवाज के पास। वो 11 मिलियन शेयर्स जो है वो ट्रांसफर होते रहते हैं। अब आपने जिन नामी ग्रामी बिजनेसमैन के नाम लिए, क्या उनके बुक्स भी प्रॉब्लम? सर सुन तो लीजिए, बिजनेस हाउस में ये नहीं होता। सवाल सुन लीजिए ना, तो ये जो नामी ग्रामी नाम आपने लिए हैं, क्या वहां पे भी ऐसा ही होता है कि ये ट्रांसफर होते रहते हैं? क्योंकि शहजाद अकबर साहब ने ये इल्जाम लगाया कि ये लेयरिंग की गई है, मनी लॉन्ड्रिंग छुपाने के लिए लेयरिंग की गई है। एक सेकंड। Effective tax management, effective financial management is the right of every company. उसमें कोई बार नहीं है कि 3 दफ़ा शेयर ट्रांसफ़र हुए या 50 दफ़ा हों, या तो ये हो कि जी ये पहले ये कौन सी कंपनी है जो इफेक्टिव टैक्स मैनेजमेंट या इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे एक कंपनी का दुनिया में नाम बता दें, चाहे उसको 50 दफ़ा शेयर ट्रांसफ़र करने पड़े या 1 दफ़ा करना पड़े। ये क्या कानून है कि शहजाद अकबर साहब डिटरमिन करेंगे कि 4 दफा ट्रांसफर नहीं होने चाहिए? ये कौन से कानून में लिखा हुआ है? आप कह रहे हैं कि ये जो शेयर्स ट्रांसफर किए जाते हैं, अपील कर सकता है किसी प्राइवेट कंपनी लिमिटेड में, अगर बगैर पैसे लिए शेयर्स ट्रांसफर किए जाते हैं तो ये टैक्स को बचाने के लिए किया जाता है? यार बात सुने, मैं आपको एक कंपनी की एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी में और ये बिल्कुल मैं लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, एक कंपनी में सीईओ हायर करते हैं और वो सीईओ की एक्सपर्टीज है और उसको शेयर ऑफर करते हैं 25% विदाउट एनी मनी इंजेक्शन फ्रॉम इट्स साइड। दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस इन पाकिस्तान एंड एल्सवेयर इन द वर्ल्ड। किस कंसिडरेशन? भाई उसकी एक्सपर्टीज की कंसिडरेशन। ये तीसरा बंदा कौन डिसाइड करता है कि आपको कितने देने थे? किसी को 50% शेयर्स देते हैं 20% इंजेक्शन के बेसिस पर, किसी को 20% शेयर देते हैं 50%। आप कह रहे हैं कि ये शहजाद अकबर का ये इल्जाम कि ये शेयर होल्डर्स की जो ट्रांसफर है, शहजाद अकबर यू आर टॉकिंग टू मोहम्मद जुबैर सर, तो सवाल उन्होंने उठाया है, इल्जाम उन्होंने लगाया है, तो जवाब भी मैं उन्हीं की बात का लूंगा ना आपसे, या ना लूं? जी बिकॉज ये इल्जाम शहजाद इकबाल ने नहीं लगाया, शहजाद अकबर ने लगाया, इमरान खान। तो शहजाद अकबर की अलीबे पता नहीं है। सर सुन लीजिए, शहजाद अकबर का जो इल्जाम है वही आपसे उसी में सवाल पूछूंगा ना। आप जब पैसे, क्या आप नहीं चाहेंगे जो इल्जाम उन्होंने लगाया उसकी क्लैरिफिकेशन आप दें? आप नहीं चाहेंगे क्या? मैं कानूनी जंग लड़ूंगा सही और उसका फाइनेंशियल और पाकिस्तान के लॉज के हिसाब से जंग लड़ूंगा। जो भी बताना होगा, जो भी रिवील करना होगा वो करूंगा। मैं आपसे अभी फंडामेंटल क्वेश्चंस को आंसर कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम नहीं आंसर करेंगे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये याद दहानी कराने के लिए कि अगर तो आपने इस मुल्क को जंगल लॉ की तरह चलाना है तो फिर ये हम उस तरफ निकल जाते हैं। फिर या हमने चलाना है ड्यू प्रोसेस के हिसाब से तो फिर ड्यू प्रोसेस के हिसाब से। ये किस दुनिया की मंतक है कि जी आपने किसी को शेयर्स दिए और पैसे कहां थे? भाई कंसिडरेशन कुछ भी हो सकती है। मतलब ये मैं, और बाय द वे शहजाद, आप मुझे ऑफ एयर पूछ लेना, मैं आपको 10 एग्जांपल दे दूंगा, लाइव एग्जांपल दैट यू कैन गो एंड चेक। आप ये कह रहे हैं कि ये काम सिर्फ लेयरिंग के लिए नहीं किया जाता, मनी लॉन्ड्रिंग को छुपाने के लिए नहीं किया जाता, ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। यार मैं ये नहीं कह रहा, कुछ लोग करते होंगे उसको मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से भी करते होंगे, बट पॉइंट जो मैं बात कर रहा हूं कि आप स्टार्ट में ये जो अजम्पशन करते हैं ना कि जी ये चूंकि गलत काम के लिए किया होगा, चूंकि हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स है इसलिए ये इल्जाम वैलिड होगा। मैं उस चीज की नफी कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं मुझे इजाजत दीजिए। वो भी होता है बहुत से बिजनेस। ठीक है, मैं एक ब्रेक लेना चाहूंगा। एक और अहम इशू है जिसमें मैं आपका मौकिफ भी चाहूंगा और तहरीक इंसाफ का मौकिफ भी लूंगा। एक ब्रेक के बाद आपसे बात करें। मोदी का जो यार है गद्दार है, ये नारा हम पहले भी बहुत दफा सुन चुके हैं और अब ये नारा दोबारा सुनाई दे रहा है। पहले ये नारा तहरीक इंसाफ नवाज शरीफ के खिलाफ लगाती थी और अब यही नारा नून लीग इमरान खान के खिलाफ लगा रही है। शायद ये इस मुल्क की बदकिस्मती है कि हमें ऐसी लीडरशिप मिली है कि जब भी भारत से अमन या बातचीत करने का कोई मौका आता है तो हम मुल्क में गद्दारी और मुहब्बे वतन होने के सर्टिफिकेट बांटने का सिलसिला शुरू कर देते हैं। ऐसे हसास मौकों पर कोशिश ये की जाती है कि खुद को सबसे बड़ा मुहब्बे वतन साबित किया जाए
और दूसरों को सबसे बड़ा गद्दार करार दिया जाए। भारत की तरफ से मकबूजा जम्मू कश्मीर से मुतालिक आर्टिकल 370 मंसूख करने के बाद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास और इसके बाद भी यही तमाशा लगा रहा। होना तो यह चाहिए था कि मसला कश्मीर के हल के लिए तजावीज दी जाती, मगर ऐवान तामीरी बहस के बजाय मोदी का जो यार है गद्दार है के नारे से गूंजता रहा। आज भी कौमी असेंबली के इजलास में मोदी का जो यार है गद्दार है के नारे से गूंजता रहा और कौमी असेंबली के बाहर भी नून लीग हुकूमत के खिलाफ यही नारे लगाती रही। मोदी का जो यार है गद्दार है, कश्मीर का सौदा नामंजूर, कश्मीर का सौदा नामंजूर, गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है। ये वही नून लीग है जो खुद इन नारों का सबसे बड़ा शिकार बनती रही है। तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन में रहते हुए यही इल्जामात नून लीग के लिए इस्तेमाल करती थी, मगर नून लीग इन गलतियों से सीखने के बजाय आज यही गलतियां दोबारा दोहरा रही है। और अब तहरीक इंसाफ जो ऑपोजिशन में रहते हुए नवाज शरीफ को मोदी का यार करार देती थी, हुकूमत में आने के बाद भी नवाज शरीफ को गद्दार करार दे रही है। यही नरेंद्र मोदी जो गुजरात में मुसलमानों का कातिल था, जिसको अमेरिका में वीजा तक नहीं मिलता था, उस नरेंद्र मोदी को, उस कातिल को, जिसकी वजह से बुरहान मुजफ्फर वानी शहीद हुआ, अली गिलानी 70-80 साल की उम्र में जेलें काट रहे, उसको जो आप घर में शादियों पे बुलाते हैं, उसको जब साड़ियां देते हैं, आप पहचान ले आज कौन इस पाक झंडे के साथ खड़ा है और कौन इस मौके पे अपनी सियासत कर रहा है। मोदी के यार, मोदी के दिलदार, मोदी के शराकतदार वो आप हैं। यही वजह है कि मोदी आपकी बेटी बेगम सफदर अवान साहिबा की बेटी मेहरुन्निसा की शादी के ऊपर आया था। यार मोदी किसका हुआ? मियां नवाज शरीफ साहब का। पार्लियामेंट में भी मसला कश्मीर से मुतालिक ऑप्शंस पर गौर करने की बजाय मुकाबला ये किया जा रहा था कि कौन किसको गद्दार करार देता है। सियासी रहनुमाओं को सोचने की जरूरत है कि जो शख्स अपने ईगो को साइड पर रखकर अमन खरीदने की कोशिश करता है, क्या ऐसे अमल को अप्रिशिएट करने की जरूरत है या ऐसे अमल को गद्दारी करार देने की जरूरत है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद जुबैर साहब भी मौजूद हैं और हमें ज्वाइन करेंगी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा। जुबैर साहब, आप लोगों ने तो भुगता है, आप इसका शिकार रहे, विक्टिम रहे, यही सियासत आपके खिलाफ होती रही जब आप लोगों ने इंडिया से अमन करने की बात की, इंडिया से बातचीत करने की बात की, लेकिन आप लोगों ने भी सबक नहीं सीखा। आज अगर तहरीक इंसाफ कहती है कि हमने उनसे अमन करने की बात की है, हम चाहते हैं कि उनसे ताल्लुकात हो, बातचीत हो, तो आपकी लीडरशिप भी यही नारे लगा रही है उनके खिलाफ। फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि इस वक्त इशू एट हैंड है कश्मीर में जो इंडिया ने एक्शन किया है आर्टिकल 370 को रिपील करने का। अब इसमें अगर आप सीक्वेंस देखें कि जी मोदी साहब ने कंसिस्टेंटली इलेक्शन से पहले ये कहा, मैनिफेस्टो में भी डाला कि मैं आर्टिकल 370 कश्मीर का रिपील कर दूंगा। उसके बावजूद और मोदी के पिछले 5 साल की जो एंटी पाकिस्तान बायस है, उसके बावजूद इमरान खान सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो कि वैसे ही अनडिप्लोमेटिक होता है कि आप किसी दूसरे कंट्री के इलेक्शन में अपनी प्रेफरेंसेस पब्लिक करें, आप ये कह रहे हैं कि ये कश्मीर का रिजॉल्व अगर होना है तो मोदी को जीतना होगा। मोदी कह रहे हैं कि मैं 370 रिपील करूंगा। सो इफ दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ कश्मीर जो इमरान खान चाहता था बेस्ड ऑन द कमिटमेंट ऑफ मोदी, तो मेरा ख्याल है ये तो जेन्युइन क्वेश्चन बनता है। लेकिन जुबैर साहब, बात सिर्फ आज की नहीं है, सारी मिसालें जो पार्लियामेंट में दी गई, चाहे वो ख्वाजा आसिफ साहब हो या किसी और की तरफ से, वो यही है कि आप सुन लीजिए ना कि पुलवामा के इंसिडेंट के बाद आप उनको कॉल्स करते रहे, आपने उनका पायलट छोड़ दिया, ये सारी जब बहस होती रही तो आप उनकी स्ट्रेटजी पे तनकीद कर सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप उनकी स्ट्रेटजी पे तनकीद करें, लेकिन क्या गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटना जरूरी है? ये वही काम ये पीटीआई करती थी, उन पर भी हम तनकीद करते थे, आज आप लोग वही काम कर रहे हैं। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं गद्दारी का सर्टिफिकेट किसी को नहीं बांटना चाहिए, कि सब पाकिस्तानी है, सब मुहिब वतन पाकिस्तानी है, स्ट्रेटजी का डिफरेंस, बट ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है ये। और दूसरा ये क्वेश्चन जो फखर इमाम साहब ने नदीम मलिक के प्रोग्राम में मेरे सामने कहा कि जिस दिन रिपील हुआ है उससे पहले हुकूमत पाकिस्तान को पता था, तो कहां पता चला था, किसने बताया था, और क्यों कोई प्रीएम्प्टिव एक्शन नहीं लिया गया था? दिस इज क्रिमिनलिटी, दिस इज, मैं गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं बांट रहा, लेकिन इन क्वेश्चंस के जवाब तो देने या नहीं देने।
आप जो बात कर रहे हैं उसका जवाब बिल्कुल आना चाहिए। इस पर तो मैं कह रहा हूं कि 100 मरतबा आप बहस करें। ये तो अच्छी बात है कि काउंटर आर्ग्यूमेंट सामने आ रहा है, आप लोग डिस्कस करें कि क्या ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास मौजूद है। लेकिन जब आप ये नारे लगाते हैं कि ये शख्स गद्दार है, ये मोदी का यार है, तो इसका मतलब आप तो फिर डिबेट को ही एक ब्लॉक लगा रहे हैं ना। आप तो चाह रहे हैं कि डिबेट ही ना हो। तो आपकी लीडरशिप ने आज ये किया है, ये मतलब आप जैसी नारे का मैं सिर्फ एक पोर्शन यूज करूंगा। यार गद्दारी का तो मैंने आपको कहा है, मैं बिल्कुल ओपनली कह रहा हूँ। आई एम द लास्ट पर्सन कि किसी को सर्टिफिकेट बांटू के ये गद्दार है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान से कोई गद्दारी कर सकता है। लेकिन क्रिमिनल नेग्लिजेंस जो है, बॉर्डरिंग ऑन व्हाट एवर यू से, कि इसका जवाब हमें बिल्कुल आराम से, अभी फिरदौस आशिकावान बैठी है ना, इन दोनों चीजों का बड़े आराम से जवाब देते, बट शी विल नेवर, वो जवाब ही नहीं देंगी। वो चले जाएंगी 2016 में शादी पर आए तो। सर अगर मेरा मौजू ये होता तो मैं जरूर उनसे जवाब मांगता, लेकिन इस वक्त मैं इस इशू पे बात कर रहा हूं कि दोनों जमातें, और फिरदौस आशिकावान साहब हमारे साथ मौजूद है। फिरदौस साहबा, जब ऑपोजिशन में थे आप लोग तब नाम लगाया नून लीग के ऊपर कि ये मोदी का यार है, गद्दार है। आज आप हुकूमत में हैं तो भी यही इल्जाम लगा रहे हैं। आज ऑपोजिशन भी इमरान खान पे मोदी का यार, गद्दार होने का इल्जाम लगा रही है। इस सियासत से हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? हम इस वक्त ये डिस्कस क्यों नहीं कर सकते कि क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, बजाय इसके कि हर सियासी रहनुमा कोशिश करे कि अपने आप को मुहिब वतन साबित करूं और दूसरे को गद्दार साबित करूं? देखिए शहजाद, पहली बात तो ये है कि एक है आपके सियासी पॉइंट स्कोरिंग और एक है ज़मीनी हकायक। सियासी पॉइंट स्कोरिंग में एक दूसरे को ब्लेम गेम जब से पाकिस्तान बना ये चलती रही है। एक आपका ज़मीनी हकायक है कि पॉलिटिकल लीडरशिप में किसका क्या नैरेटिव रहा। तो क्या मेरे भाई बता सकेंगे कि क्या मोदी के साथ या वाजपेयी के साथ या ओवरऑल हिंदुस्तान के साथ और जाती उमरा के साथ जो इनका ताल्लुक और रिश्ता है, ये जो पाकिस्तान का नाम लिखना जा रहते हैं रहाइशा है, उसको जाती उमरा का नाम दिया गया है। हिंदुस्तान के साथ इनके ये नेचुरल है। शहजाद जहाँ इंसान रहता है, बचपन गुजारा होता है, उस मट्टी के साथ उसको प्यार होता है। तो चूंकि ये वहाँ से जब माइग्रेट तो कर आए, लेकिन रूह उधर छोड़ आए, और आज भी वो रूह जो है वहाँ। फिरदौस आशिकावान साहब, आप क्या बातें कर रही हैं? लाखों लोगों ने माइग्रेट किया था, आज वो पाकिस्तान अपना मुल्क तस्वर करते हैं। ये तो आप के साथ खड़े हुए हैं। मैं हैरान हूँ आप ये बात कर रही हैं। आप तो सारे जो लोग माइग्रेट करके आ रही है वही तकरीरें जिस किस्म की तकरीर ज़रदारी साहब ने की थी और आपके इत्तेहादियों ने एहतजाज किया उस पर। आप उसको जिस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, मुझे बता दें कि जो माइग्रेट करके आए उनमें से किसने अपने उस देहात के नाम पे अपना घर उसके दरो दीवार की टाइटल किया, और जाती उम्रा कहाँ का टाइटल है पूछ लें इनसे। मैंने तो नहीं उसका नाम टाइटल किया था। साहब, जब आप लोग ऑपोजिशन में थे तो आप लोग ये कहते थे कि ये मोदी का यार है, गद्दार है, लेकिन जब आप हुकूमत में आए फिर आप जरूर बोले। मुझे पता है आपने इनका बयान सुना, मेरा हक है कि आप उसका जवाब लें। देखिए क्या ये कौन कोई हकायक को झुठला सकता है कि सबसे ज्यादा एक रियासती दहशत गर्दी के अंदर मुलव्वस शख्स जो बुचर ऑफ गुजरात के नाम से जाना जाता था, जो बाबरी मस्जिद के हमले में मुलव्वस था और जो जिसका जाना पहचाना दहशत गर्दी का चेहरा था, एक प्राइवेट फंक्शन में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के घर आके पगड़ियों का तबादला करता है और आपके किसी प्रोटोकॉल नाम का वो पाँव तले रूंढता है। और किसी जगह पे भी आपने पाकिस्तान के वो डिप्लोमेटिक जो आपके कुछ सेट स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो नहीं करते। हमें ये इतराज नहीं है कि इनका उनसे ताल्लुक क्यों है, हमें ये है कि कुलभूषण यादव एक दहशतगर्द है। मेरी अर्ज सुन लीजिए फिरदौस आशिकावान साहब, जब आप लोग ऑपोजिशन में थे उस वक्त तो आप ये बातें करते थे, लेकिन अब हुकूमत में आने के बाद तो आपको पता चल गया है ना कि डिप्लोमेसी करनी पड़ती है। इमरान खान साहब कहते हैं मैंने खुद बार बार कॉल किया, वो जवाब नहीं देते, मैंने उनको मैसेजेस किए, मैंने उनको चिट्ठी लिखी, मैंने उनको खत लिखे। ये करना पड़ता है। वो शख्स इस वक्त इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है और इसमें आपको अप्रिशिएट किया गया, कि इमरान खान साहब एक जंगी माहौल में, सुन तो लीजिए,
कि इमरान खान साहब एक जंगी माहौल में अमन का पैगाम दे रहे हैं, बातचीत का पैगाम दे रहे हैं, पूरी दुनिया ने इसको अप्रिशिएट किया। और यही कोशिश अगर नवाज शरीफ साहब कर रहे थे तो आप उनको मोदी का यार कह देते हैं। मतलब कम से कम इससे तो बाहर निकला जा सकता है। आप स्ट्रेटेजी पे तनकीद कीजिए, आप कीजिए स्ट्रेटेजी पे तनकीद। जी मुझे सिर्फ ये बता दें कि एक है आपकी फॉरेन डिप्लोमेसी होनी चाहिए, हमसाया मुल्क है उसके साथ अमन की ख्वाहिश रखनी चाहिए, अमन के लिए कोशिश करनी चाहिए, और उस ख्वाहिश को पगड़ियों के तबादले में तब्दील होना चाहिए। क्या उस ख्वाहिश को साड़ियों के तबादले की नजर होना चाहिए? क्या उस ख्वाहिश की आड़ में एक रंगे हाथों पकड़े जाने वाला हाजल सर्विस नेवी का ऑफिसर, उसको दहशतगर्द कहते हुए जबान क्यों शर्माती है? क्यों हम यूएन के अंदर वहाँ उसको दहशतगर्द कह के नहीं पुकार सके? क्यों हम जो है 3 साल पाकिस्तान का ना होने की वजह आपको पता है कि 8-9 माह में जब इमरान खान साहब वजीर आजम बन चुके हैं तो 8-9 माह ये सवाल होता रहा कि आप ऑपोजिशन में थे तो आप कुलभूषण यादव को दहशतगर्द कहते थे, अब नहीं कहते। मतलब ये सवालों से तो मैं आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, खासतौर पे इस हसास मामले में। और मैं तो दोनों को कह रहा हूं, मैं जुबैर साहब को भी कहा, इनकी जमात तो एक मैच्योर जमात है, कई मरतबा ऑपोजिशन में रह चुके हैं, कई मरतबा हुकूमत में रह चुके हैं। ये साइकिल को रोकना मेरे ख्याल से इनकी जिम्मेदारी थी। आज इनको ये नहीं करना चाहिए था कि मोदी का यार है, गद्दार है, इन्होंने किया, लेकिन उसका जवाब आपने भी दिया। और आपको इसलिए नहीं देना चाहिए था क्योंकि अब आप हुकूमत में है, कल को आपको फिर बातचीत करने की जरूरत पड़ सकती है। तो आप क्या कहेंगे, क्या मोदी के यार से बात कर रहे हैं? मुझे ये बताएं कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी का क्राइटेरिया क्या है? पॉलिटिकल मैच्योरिटी का नाम अगर नस्ल दर नस्ल सियासी विरासत का इंतकाल है और मोरूसी खानदान के अंदर 40 से ओहदे बांटना है और एक ही खानदान की हुक्मरानी का नाम अगर मैच्योरिटी है, तो ऐसी मैच्योरिटी पाकिस्तान को नहीं चाहिए। और हमें वो पीटीआई पॉलिटिकल इमेच्योरिटी रहने दें जहाँ पे खानदानी मरूसी सियासत का कोई वजूद नहीं है। दूसरी मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ कि जब दुनिया हमारी तरफ देख रही है, इस वक्त नेशनल काज हमारा कौमी इशू जो है वो कश्मीर इशू है, और उस कश्मीर इशू के साथ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में और मकबूजा वादी में और आजाद कश्मीर में बैठा कश्मीरी जो है पाकिस्तानी की आदत की तरफ देख रहा है। और हमें अपने सियासी इख्तिलाफात सारे जो हमारे गिले शिकवे बयानिए सियासी पॉइंट स्कोरिंग इनके साथ है, जो इनकी हमारे साथ है, उसको एक तरफ छोड़ देते हैं। मैं तो बस इस मैच्योरिटी की एक्सपेक्टेशन रखता हूं फिरदौस आशिक अवान साहिबा कि आपको पता है आपका लीडर इस मुल्क का वजीर आजम इमरान खान अपना ईगो साइड पर रखकर अमन खरीदने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे शख्स को आप गद्दार नहीं कह सकते। और यही काम अगर नवाज शरीफ साहब कह रहे थे, उनकी आप स्ट्रेटेजी पे तनकीद करें, लेकिन आप उनको गद्दार ना कहें। दोनों के लिए ये होना चाहिए। शहजाद, एक फर्क मैं बता दूं, अभी इसी डिस्कोर्स में आपके प्रोग्राम में मैंने बिल्कुल ओपनली कहा कि मैं किसी दैट इज द डिफरेंस। आपको देखना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए कि अभी भी वो हमें गद्दारी कह रही है इस टीवी प्रोग्राम में बैठ। फिरदौस आशिक अवान साहब, अब आप भी बड़े दिल का मुजाहरा करें और ये कह दें कि किसी सियासी रहनुमा को दूसरे सियासी रहनुमा की नीयत पे शक नहीं करना चाहिए। उसको सुने वो क्या कह रहे हैं, वो क्या बयानियां दे रहे हैं जुबैर साहब, उनकी जुबान को भी कोई लगाम दे लेना। तो लीडर ऑफ दी अपोजिशन है, उनको भी ये जवाब नहीं देता कि वो इमरान खान के हवाले से इस किस्म की गुफ्तगू करें। ये है पीटीआई एट इट्स वेरी बेस्ट, ये हर एक को गद्दारी का सर्टिफिकेट देते। आज भी बैठ के इस टीवी प्रोग्राम में हमें गद्दार कह रही हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, जुबैर साहब कम से कम कह रहे हैं कि उनकी लीडरशिप ने भी अगर ये किया है तो गलत किया है। आप भी समझती हैं कि ये बंद होना चाहिए, कम से कम ये गद्दारी के सर्टिफिकेट ना मांगे जाए? ये इनकी हिम्मत नहीं है ये कहने की, मेरी हिम्मत है, मैं कह सकता हूं। जुड़े हैं इमरान खान ने क्या ऐसा अमल किया है? कौन सी कोई ऐसा अमल नहीं किया इंडिया में जाके, कोई ऐसा अमल नहीं किया। आप सही कह रही है, कोई ऐसा अमल नहीं किया। पाकिस्तान के रेमिटेंसेस इंडिया भेज दिए कारोबार करने के लिए। सचिन जिंदाल को इमरान खान ने बुला के, अगर आप समझती हैं कि नून लीग ने कारोबार की वजह से और नवाज शरीफ साहब ने अपने कारोबार की वजह से ये किया है, तो अब आप हुकूमत में हैं, आप उसको बिल्कुल इन्वेस्टिगेट कीजिए कि क्या वो कौमी मफाद में कर रहे थे या अपने कारोबार की वजह से कर रहे थे। आप हुकूमत में हैं और आप ये कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। इन्वेस्टिगेट हो रहा है,
और उसी इन्वेस्टिगेशन के तहत बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा और मोहम्मद जुबैर। तो सियासी मैच्योरिटी की जरूरत है। नून लीग को आज ये नहीं करना चाहिए था। नून लीग कई मरतबा अपोजिशन में रह चुकी है, पहले भी ये भुगत चुकी है, पहले ये कर भी चुकी है। इस मरतबा शायद एक्सपेक्ट किया जा रहा था क्योंकि खुद वो इसका विक्टिम रहे हैं, ऐसी हरकत नहीं होगी। लेकिन आज हमने देखा कि उनकी लीडरशिप मौजूद थी और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे थे। और अब पीटीआई जो कि हुकूमत में आ चुकी है, जिनको पता है कि आगे भी डिप्लोमेसी करनी पड़ सकती है, आगे भी इंडिया से बात करनी पड़ सकती है, फिर भी आज वो नून लीग को, नवाज शरीफ को मोदी का यार और गद्दार गद्दार के नारे लगा रहे थे। एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। आज राना सनाउल्लाह साहब को दोबारा एंटी नारकोटिक्स स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया और इस समाअत के दौरान आज एएनएफ से ये सवाल हुए कि जो सबूत का कहा गया था, जो वीडियो का खासतौर पे कहा गया, वो अब तक पेश नहीं की गई है। अब एक फाइनल डेडलाइन दी है कि अगली जो समाअत होगी 24 अगस्त की, उसमें जो वीडियो का जिक्र बार बार किया जा रहा था उसको पेश किया जाए। आपको याद होगा कि जब राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त डीजी एएनएफ और शहरियार आफरीदी साहब ने यह कहा था कि हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं और सबूत होने की वजह से ही हमें कस्टडी की जरूरत, फिजिकल रिमांड की जरूरत नहीं है, और इसीलिए राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करते साथ ही जुडिशल कस्टडी में भेज दिया गया था। शहरियार आफरीदी ने यह कहा था कि हमारे पास तमाम सबूत मौजूद है और वक्त आने पर यह सबूत फराम किए जाएंगे। तकरीबन 3 हफ्ते राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी को, राना सनाउल्लाह साहब की मूवमेंट्स को हर लेवल पर ऑब्जर्व किया गया, गेज किया, उसकी फुटेजेस, तमाम तर चीजें हमारे पास मौजूद है। जो सबूत है हमारे पास वो इंशाल्लाह इंटैक्ट हैं और वो तमाम चीजें पेश की जाएंगी। गाड़ी की मूवमेंट, गाड़ी के नंबर प्लेट्स, 3 दफा उनके साथ फैमिली मेंबर से फीमेल नहीं रोका गया, तमाम चीजें आप जो आपके ज़हन में है ना, सब कोर्ट में पेश की जाएंगी। तमाम सबूत इंटैक्ट है, जो आपके जहन में है वो चीज़ें कोर्ट को पेश की जाएंगी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वीडियो का भी जिक्र किया था कि उसको भी पेश करेंगे। और आज अदालत में दोबारा ये सवाल हुआ कि जिस वीडियो का जिक्र किया गया था वो अब तक पेश नहीं की गई है बतौर सबूत, तो अगली समाअत में उसको पेश किया जाए। इसी तरह जो चलान था राना सनाउल्लाह का, उसमें भी ये जिक्र किया गया था कि राना सनाउल्लाह ने इकबाल जुर्म किया है, एतराफ़ किया है कि वो इस मंशियात के बिजनेस से इसलिए जुड़े क्योंकि उनको पैसों की ज़रूरत थी। वो एक सियासी वर्कर हैं, पैसों की ज़रूरत होती है, इसीलिए वो उस कारोबार से जुड़े। लेकिन इसके बाद जब अदालत में पेश हुए राना सनाउल्लाह और उनसे इस हवाले से पूछा, उन्होंने कहा कि मुझे इल्म ही नहीं है कि मैंने कोई ऐसा बयान दिया है, और उन्होंने साफ इनकार किया कि मैंने कोई इकबाल जुर्म नहीं किया है। जिन्होंने चलान आज पेश किया है, उस चलान में वो वीडियो किधर है? जो शहरयार अफरीदी जो है वो कह रहा था कौमी असम्बली के इजलास में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे पास वीडियो है जब बरामदगी हुई है राना साहब से। अगर वो वीडियो है तो वो बताए वीडियो किधर है? अगर वो वीडियो है तो बताए वो वीडियो किधर है। वो वीडियो अभी भी अदालत में पेश नहीं की गई है। आज राना सनाउल्लाह के दामाद अहमद शहरियार को भी गिरफ्तार किया गया है। उन पर इल्ज़ाम है कत्ल का, पुरानी 2016 की एफआईआर है जिस पर उनको गिरफ्तार किया गया है, जिस पर आज अपोजिशन का ये कहना है कि क्योंकि वो आवाज़ उठा रहे थे राना सनाउल्लाह के हक में, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। जबकि हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि एफआईआर, कत्ल की एफआईआर उन पर थी जिसकी वजह से उनको आज गिरफ्तार किया गया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जिम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।